और फिर है विद्युत अपव्यय एवं बचत। विज्ञान के इस युग में विद्युत के अभाव में भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हर कार्य बिजली की सहायता से होने लगा है और बिजली करना केवल हमें प्राकृतिक मौसमों में जलवायु की अतिशयता की स्थिति की सहायता करती है, बल्कि हमारे सभी घरेलू यातायात के उत्पादन कार्यों में भी विद्युत का उपयोग होता है। विद्युत का उत्पादन जल, कोयला, परमाणु पदार्थ, हवा, सूर्य की धूप, बायो मास आदि की सहायता से होता है। और परंतु कोयला, गैस, जल आदि की मात्रा सीमित होने के कारण भी विद्युत का उत्पादन भी सीमित ही है। अतः हमें विद्युत का भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के उपाय हैं, घरों में बल्बों के स्थान पर भी CFL ट्यूबलाइट्स का भी प्रयोग करें और लाइट अनावश्यक जलती हुई न छोड़ें। कमरे में बाहर निकलते समय सभी स्विच बंद करें और आवश्यक होने पर ही कूलर, AC, पंखे आदि का प्रयोग करें। दिन में लाइट न जलावें, खिड़की आदि खुली रखें ताकि सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। पानी की मोटर का इस्तेमाल करते समय पानी भरते ही मोटर बंद करने का ध्यान रखें। जहाँ कम रोशनी की आवश्यकता हो वहाँ पर अधिक ऊर्जा वाट का बल्ब न जलाएं और प्रेस करते समय अनावश्यक ही प्रेस जलती हुई न छोड़ें और कम कपड़े होने पर धुलाई मशीन का प्रयोग न करें। और फिर मकानों का निर्माण करते समय भी ध्यान रखें कि पर्याप्त हवादार व रोशनी युक्त हों और विद्युत चोरी न करें। विद्युत ट्रांसमिशन में विद्युत की क्षति को कम करने के लिए भी उपाय अपनाने जाने चाहिए। जहां सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग संभव हो वहां पर इसका इस्तेमाल अवश्य करें और गाँव में सामूहिक रूप से भी गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग करके उसमें उत्पन्न विद्युत प्रयुक्त करें। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय भी इन्हें चालू करें और अनावश्यक उन्हें जला करके न करें। ऊर्जा के मितव्ययतापूर्ण उपयोग की प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और खाना पकाने के लिए भी और कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर आदि का भी प्रयोग करके ईंधन बचाया जा सकता है। रसोई गैस, केरोसिन स्टोव, चूल्हों, अंगीठी आदि का ईंधन का व्यर्थ नहीं जलने दिया जाए। विद्युत पारेषण के विद्युत के नुकसान को रोका जाना चाहिए और यातायात लाइटों पर भी अथवा किसी भी स्थान पर भी रुक करके प्रतीक्षा करते समय वाहनों में इंजन बंद कर देने चाहिए। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि का वाष्पीकरण होते हैं और इन पात्रों के ढक्कन कस करके बंद कर देने चाहिए और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए भी जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाई जानी चाहिए। टायरों का दाव सही रखा जाना चाहिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोबर, भूसी और डंठल, कागज, रसोई का कूड़ा करकट आदि का उपयोग भी गैस ईंधन बनाने में करना चाहिए। फिर वृक्षारोपण का अधिक प्रोत्साहन न दिया जाना चाहिए और गांवों में पशुधन की उपलब्धता को देखते हुए बायोगैस के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसे तो सामुदायिक भावना से काम किया जाना चाहिए। सरकार को अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने को अनुदान देने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट आदि से विद्युत उत्पादित की जा सके। औद्योगिक घरानों को निजी विद्युत प्लांट लगाए जाने चाहिए और हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट बनाए जाकर के छोटे स्तर पर भी विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऊर्जा के नवीनतम साधनों की खोज की जानी चाहिए आवश्यक है और महासागरीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसके। वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? उत्तर है इसका वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। ऐसे भूजल स्तर में वृद्धि करने तो क्या किया जाना चाहिए? उत्तर उक्त सभी है। एक तो छत एवं घरों के पानी को टांकों व कुओं में पहुंचाना, तो जल की भूमि में रिसाव हेतु खेतों के चारों और नालियां व गड्ढे खोदना, तीसरा ताल तलैया एनीकटों का निर्माण करना। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? उत्तर है टांका जल। जैसे बिजली उत्पादन के स्रोत से होता है। उत्तर है इसका ये होता है आपके एक तो बांधों में एकत्रित जल से, फिर है कोयला एवं प्राकृतिक गैस से और फिर है सूर्य की धूप एवं हवा से और फिर परमाणु पदार्थ तथा यूरेनियम आदि से, चारों से। ऐसे विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं जो कहाँ पनपी हैं? उत्तर है इसका नदी घाटियों में। ऐसे राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत हैं। उत्तर उक्त सभी हैं। नाड़ी है, जोहट है, बावड़ी है। ऐसे वर्तमान में जल संकट का कारण है। उत्तर उक्त सभी है। एक तो उद्योगों में जल का बेहता आशा प्रयोग, दूसरा है अकुशल कृषि जल प्रबंधन और तीसरा शहरों में, कस्बों में, घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय। ऐसे जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं हैं। ये हैं एक और दो दोनों ही हैं। एक तो बावड़ी और दूसरा कुआं। नेक्स्ट है खेतों, घरों, गड्ढों में, दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना है। उत्तर है इसका टांका। नेक्स्ट है कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है। उत्तर है इसका एक तो एक और दो दोनों है
ड्रिप सिंचाई पद्धति और दूसरा फव्वारा सिंचाई पद्धति। और नेक्स्ट जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है उक्त सभी हैं। एक तो परंपरागत जल स्रोतों यथा कुओं, बावड़ियों, जोहटों, पोखरों आदि का संरक्षण है पुनरुद्धार, और दूसरा वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टांकों में संग्रहण, और तीसरा है छोटे छोटे एनीकटों व तालाबों का निर्माण व पुरानों का संरक्षण व खुदाई। नेक्स्ट कृषि भूमि सिंचाई के अत्यधिक जल का उपयोग करने में उत्पन्न समस्या जिससे कि जमीन अनुपजाऊ हो जाती है वह है उत्तर इसका जलग्रस्त था। नेक्स्ट राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें कि केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति है उत्तर इसका नर्मदा नहर परियोजना। ऐसे राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना रचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त हो रही है उत्तर विश्व बैंक से। जैसे वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य है उत्तर है इसका उद्देश्य है ए जल संग्रहण ढांचों में बह करके आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोक करके मृदा संरक्षण करना, और फिर बी है कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, और सी है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, और डी है वर्षा के व्यर्थ बह करके जाने वाले पानी को रोक करके उसका संग्रहण करना, और ई है भूजल का पुनर्भरण करना। उपयुक्त सभी हैं इसमें विकल्प। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक रोजगार नीतियां व कार्यक्रम। बेरोजगारी साधारण बोलचाल की भाषा में जो व्यक्ति किसी भी उत्पादक कार्य में नहीं लगा हुआ होता है उसे बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी का मूल कारण भी आर्थिक विकास की धीमी गति एवं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 6.86 करोड़ है, जिसमें से 43.60% लोग कोई न कोई काम या फिर अधिक आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। शेष 56.40% कोई भी काम नहीं करते और अर्थात बेरोजगार है। और काम करने वालों को 4 श्रेणियों काश्तकार, खेतिहर, मजदूर, पारिवारिक उद्योगों के काम करने वाले तथा अन्य कार्य करने वालों में विभाजित किया गया है, जिनमें कि कृषि कार्य में 66% और 55.37% काश्तकार व 10.63% खेतिहर मजदूर और 2.74% पारिवारिक उद्योगों में काम करने वाले तथा 31.26% अन्य कार्य करने वाले हैं। काम करने वालों का प्रतिशत भी नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। राजस्थान की जनसंख्या में काम करने वालों की प्रतिशत की दृष्टि से जिला प्रतापगढ़ सबसे आगे है और 55.46% है तथा चित्तौड़गढ़ 51.98% दूसरे स्थान पर है। जयपुर जिले में काम करने वालों का प्रतिशत सबसे कम यानी 37.20% है। सीकर जिले में भी कार्यशील जनसंख्या मात्र 37.9% ही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात 39.80% है और दृष्टि से देश में राजस्थान में 11वें स्थान पर है और संपूर्ण देश में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या हिमाचल प्रदेश 51.85% है और एवं सिक्किम 50.47% है और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश 32.94% में एवं बिहार 33.36% में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दमन व दीव यानी 49.86% तथा दादरा व नगर हवेली 45.73% की है और एनसीआर दिल्ली में सबसे कम 33.28% कार्यशील जनसंख्या है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार हैं। वह तो मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी पर निर्भर जनसंख्या को वर्ष में कुछ अवधि के लिए कुछ समय काम नहीं रहता है और क्योंकि वर्षा व सिंचाई के साधनों की कमी के कारण भी 1 या 2 फसलें ही ली जा सकती हैं। अतः हर वर्ष की एक निश्चित मौसम में काम न होने की स्थिति में मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। प्रचंड बेरोजगारी में किसी पर आवश्यकता से कहीं अधिक लोग लगे हुए हैं और इसलिए यदि भूमि पर वे कुछ श्रमिकों को हटा भी लिया जाता है तो उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। अतः हम वह श्रम जिसकी कृषि क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रचंड बेरोजगारी माना जाता है। स्वैच्छिक बेरोजगारी में बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें कि कार्यकारी जनसंख्या एक अंश या तो रोजगार में दिलचस्पी ही नहीं रखता या फिर मजदूरी की प्रचलित दरों से अधिक मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी में वह स्थिति जिसमें कि लोग मजदूरी की प्रचलित दरों से कम पर भी काम करने के लिए अधिक लिए यद्यपि तैयार होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। फिर है गणनात्मक बेरोजगारी में उत्पादन की तकनीकों में तेजी के साथ में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली काल्पनिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी औद्योगिकरण के कारण गांवों में शहरों की ओर से श्रम शक्ति का पलायन होने के कारण भी उत्पन्न बेरोजगारी। फिर है शिक्षित बेरोजगारी दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था नौकरी तलाश करने वालों में भी तकनीकी प्रशिक्षण व आवश्यक योग्यता की कमी तथा शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन इस बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। फिर रोजगार कार्यक्रम कौशल भारत कार्यक्रम इसमें 15 जुलाई सन 2015 को प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल भारत प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका कि लक्ष्य बहुत ही तेजी गति से लोगों को बड़ी हुई संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर के भारत को विश्व में मानव संसाधन की राजधानी बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY व कौशल ऋण योजना KRY का भी
शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उनका कौशल बढ़ाना है। कौशल ऋण योजना के तहत देश भर में 34 लाख स्किल्ड बेरोजगारों को अगले 5 साल में उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुभारंभ भी 15 जुलाई सन 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में किया गया और इसके अतिरिक्त कौशल विकास में उद्यमिता नीति 2015 की प्रधानमंत्री द्वारा ही जारी की गई है। और इसके बाद में इससे पूर्व सरकार ने 23 फरवरी सन 2009 को राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का अनुमोदन किया था और ये नीति भी भारत सरकार द्वारा सन 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने में कौशल उन्नयन हेतु भी लागू की गई थी। भारत के व्यापक असंगठित क्षेत्र में युवाओं के बीच में कौशल के विधिवत प्रमाणन की कमी को दूर करने के लिए पूर्व शिक्षण पहचान के रूप में नई पहल की गई है, जिसके तहत अगले वर्ष के दौरान PMKVY की RPL श्रेणी के अधीन 10 लाख युवाओं को प्रमाणित किया जाएगा। इस प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भी स्किल इंडिया का लोगो भी जारी किया गया है और जिसमें कि मुट्ठी में बांधे हाथ में पाना और पेंसिल को कसकर के पकड़े हुए दर्शाया गया है। हाथ को मजबूती से दर्शाना किसी व्यक्ति को भी कौशल प्रदान करने और उसे सशक्त बनाना भी प्रदर्शित करता है। इन लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दर्शाया गया है तथा उसके नीचे कौशल भारत कुशल भारत पंक्ति लिखी गई है, जिसमें कि ये संदेश मिलता है कि भारतीयों को कुशल बनाने से कौशल भारत से तथा भारत स्वस्थ खुशहाल समृद्ध और मजबूत राष्ट्रीय कुशल भारत बनेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ये कंपनी अधिनियम 1956 में तहत एक गैर लाभ भोगी कंपनी है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2009 में की गई और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपक्रम है। फिर है राष्ट्रीय कौशल विकास निधि। इस निधि की स्थापना भी 2009 में की गई थी और जिसका की संचालन भारत सरकार के एक ट्रस्ट द्वारा भी किया गया था और इस निधि में से कौशल विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के फंड जारी किए गए जाते हैं। कौशल विकास पहल योजना व्यक्तियों को उनकी योजना नियोजिता में सुधार हेतु प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मई 2007 में कौशल विकास पहल योजना संचालित की है और योजनाओं के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौशल के साथ में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में ELSTP का शुभारंभ किया गया है और इसका कार्यक्रम में प्रशिक्षण भागीदार को प्रत्येक प्रशिक्षण बेंच में न्यूनतम 50% की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होती है। मेक इन इंडिया अभियान भारत को विनिर्माण का हब बनाकर के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अभियान वर्ष 2014 और 15 में प्रारंभ किया गया है। टॉपिक है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA। सरकार ने युवकों को कौशल युक्त बनाने के लिए आवश्यकता को देखते हुए तथा उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए 12वीं योजना में 5 करोड़ व्यक्तियों को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में भी केंद्रीय मंत्रालयों के बीच में कार्यवाही का समन्वय करने के लिए भी राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की स्थापना 6 जून सन 2013 को की गई और इसका 24 दिसंबर 2013 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण किया गया और यह अभिकरण कौशल विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय सामाजिक लैंगिक और आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान भी रखते हुए असमानता को दूर करने का भी प्रयास करेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY हर साल 5 लाख शहरी गरीबों का कौशल विकास करने के लिए भी केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर सन 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY लागू की है और इसके तहत ही कौशल प्रशिक्षण व नियोजन के जरिए रोजगार के लिए भी प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए तक का खर्च किया जा सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल सन 1999 को प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य भी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों को साख का अनुदान द्वारा आय सर्जन संपत्तियां उपलब्ध कराकर के उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और ये ग्रामीण निर्धनों के लिए भी सबसे बड़ा स्वरोजगार कार्यक्रम है और इसमें निम्न योजनाओं का विलय भी किया गया है। एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण युवा को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसम और ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत रोजगार किट आपूर्ति योजना सिट्रा और गंगा कल्याण योजना GKY और 10 लाख कुओं की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला में बल विकास द्वारका और फिर SGSY के महत्वपूर्ण प्रावधान है। केंद्र में राज्य की 75:25 की भागीदारी। लक्ष्य समूह ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवार लक्ष्य समूह में SC
और एसटी के लिए भी 50%, महिलाओं के लिए 40%, अल्पसंख्यकों के लिए 15% तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण है। उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आय सर्जक संपत्तियां उपलब्ध करा करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। ये एक ऋण सह सब्सिडी योजना है और जिसमें कि ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी मात्र सहायक घटक है। योजना का क्रियान्वयन जिला परिषदों द्वारा किया जा रहा है। अनुदान है सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी परियोजना लागत का 30% अधिकतम 7,500 रुपए तथा SC व ST व PH व्यक्तियों के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 10,000 रुपए। स्वरोजगारों के लिए समूह के लिए योजना लागत का 50% अधिकतम 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति या फिर 1.25 लाख रुपए जो भी कम हो। फिर केंद्र सरकार द्वारा 2014 और 15 में SGSY में को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में भी पुनर्गठित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM अप्रैल 2008 में गठित की प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में भी पुनर्गठित किया गया तथा इसे बाद में आजीविका के नाम दिया गया है। केरल के सफल महिला स्वयं सहायता समूह कुंडुबश्री के मॉडल पर बनाए गए वह स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी शुभारंभ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 जून 2011 को बांसवाड़ा राजस्थान में किया और इसके तहत गरीब परिवारों के उत्थान के लिए स्वरोजगार की आजीविका के अवसर पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें स्थायी व सशक्त आय प्राप्त हो सके और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों का भी अंशदान 75-75 है। इसके लिए भी ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्व बैंक के आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। आवंटन और कवरेज की दृष्टि से राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही गहन तालमेल इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY 1 दिसंबर सन 1997 से योजना प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य शहरी के गरीबों में उन्नयन हेतु उन्हें रोजगार प्रदान करना है और उन्हें दक्षता प्रशिक्षण देना व मजदूरी के अवसर प्रदान करना है। इस योजना में 75% राशि भारत सरकार व 25% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM नेशनल अर्बन लेवलहुड मिशन 24 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM प्रारंभ किया गया है और NULM स्वयं सहायता समूह में शहरी गरीबों को संगठित करते हुए कौशल विकास करके बाजार आधारित रोजगार के अवसर पैदा करने तथा स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से भी अनिवार्य सेवाएं प्रदान करके आश्रय मुहैया कराना है और इसके अलावा भी मिशन द्वारा शहरी व पथ विक्रेताओं की आजीविका की समस्याएं भी दूर की जाएंगी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की निम्न विशेषता है। केंद्र राज्य का अंश 75-25 राज्य में NULM का क्रियान्वयन प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त 1 लाख या फिर अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, उदय, गंगापुर सिटी, सुजानगढ़ में मकराना सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 2 अक्टूबर 1993 से केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है और योजना जिसमें कि 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं जिनके की परिवार की वार्षिक आय 40,000 से अधिक नहीं है को स्वयं का व्यापार उद्योग या फिर सेवा स्थापित करने हेतु 2 लाख रुपए तक का ऋण मिला समानांतरण ऋण गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये योजना 25 सितंबर सन 2001 से लागू की गई है और इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व सुनिश्चित रोजगार योजना का समावेश किया गया है और ये भारत सरकार व राज्य सरकार की 75-25 के अनुपात में भागीदारी की योजना है और जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है व स्थायी स्वरूप की सामुदायिक व भौतिक परिसंपत्तियां तथा सामाजिक व आर्थिक संसाधनों का सृजन करना है। इसमें मजदूरी का कम से कम 25% भाग नकद राशि के रूप में दिया जाना अनिवार्य है तथा शेष भाग PPL दर पर गेहूं के रूप में भी दिया जाता है। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को मनरेगा के में शामिल कर लिया गया है। फिर ग्रामीण रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान RSETI देश में ग्रामीण निर्धनों की कौशल विकास व प्रशिक्षण हेतु भी वर्ष 2009 में देश में प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान
RSETI बनाने की नई पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के कौशल विकास हेतु भी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नाम से नया मंत्रालय 10 नवंबर 2014 को गठित किया है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम सरकार ने दिसंबर सन 2014 में यह कार्यक्रम आरंभ किया है और जिसका कि उद्देश्य संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के अनुसार भारतीय योग्यताओं का अंतर्राष्ट्रीय योग्यताओं के साथ में तालमेल कायम करना है। पहले मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के 18 से 55 आयु वर्ग के ऐसे विशेष योजनाओं जिनकी स्वयं की एक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, स्वयं को भी रोजगार आरंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि का ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए अथवा ऋण राशि 50% तक जो भी कम हो अनुदान के रूप में दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY आजीविका स्किल प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 17 जुलाई सन 2014 को जयपुर में प्रदेश के युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश के पहले और सबसे बड़े महत्वाकांक्षी आजीविका स्किल्स प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 1 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और अक्टूबर 2014 में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कर दिया गया है और इसके माध्यम से कौशल विकास के लिए 15 से 35 वर्ष के बीच के युवा वर्गों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम राजस्थान भारत सरकार का पहला राज्य था जिसने कि सितंबर 2004 में आजीविका पर मिशन यानी कि RMOL की स्थापना की और ये मिशन बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना करने तथा लाभकारी तथा पोषणीय रोजगार सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। अगस्त 2010 में इसका नाम राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम रखा गया और इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का मुख्य कार्य संपूर्ण राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ की आजीविका मिशन के तहत पहला कौशल व आजीविका विकास सेंटर स्थापित हुआ है और 16 अगस्त 2014 को ये सेंटर देवारी उदयपुर में शुरू हुआ और आजीविका मिशन का दूसरा सेंटर सीकर में खुलेगा। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना राज्य में वित्तीय वर्ष 2011 और 12 की बजट घोषणा के क्रम में 19 जनवरी 2012 को आदेश जारी कर राज्य में मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना शुरू की गई और इसके तहत ही राजकीय अनुदानित गृहों में पालनहार योजना में 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक बालिकाओं को भी स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रशिक्षण अध्ययन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका RGAVP राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका RGAVP की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में एवं स्वायत्त परिषद के रूप में की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना RRLP ये परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2011 और 12 जून 2011 से प्रभावी है और विश्व बैंक ने इस परियोजना को 11 जनवरी 2011 को स्वीकृति प्रदान की और परियोजना अवधि 6 वर्ष यानी 2011 और 12 से 2016 और 17 तक है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य है निम्न पहले तो 4 लाख चयनित BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना और आय में स्थायी वृद्धि, चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए क्षमता वर्धन के माध्यम से भी सशक्तिकरण, फिर गठित स्वयं सहायता समूह का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन और फिर इस परियोजना की कुल लागत 870 करोड़ रुपए है और बैंक ऋण के अतिरिक्त होगी जिससे कि विश्व बैंक IDA का हिस्सा 769.90 करोड़ रुपए राज्यांश 100.10 करोड़ रुपए होगा। क्षेत्रीय परियोजना राज्य के 18 जिलों बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर में 51 खंडों में लागू होगी। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 राजस्थान राज्य के 1 जुलाई 2012 में से राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित है। इस योजना में जिस स्नातक बेरोजगार आशार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो तथा जिसका रोजगार कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक की पुराना पंजीकरण हो तो उस पुरुष व महिला प्रार्थी को 500 प्रति माह एवं विशेष योग्यजन प्रार्थी को 600 प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का प्रावधान है। 1 अगस्त
2013 को प्रभावी संशोधन के पश्चात रोजगार कार्यालय में आवेदन की तिथि से पूर्व पंजीकृत बेरोजगार अर्थार्थी जिसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो को बेरोजगारी भत्ता दिया है। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए भी स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। कौशल विकास के लिए एकेडमी, इसमें उद्योगों को कुशल श्रमिक मुहैया कराने में प्रदेश में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मास्टर एकेडमी खोलने के हेतु द एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान तथा यूनिवर्सिटी ऑफ वोलरहैम्पटन यूके के मध्य समझौता हुआ है। कौशल विकास पर भी समझौता। प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार के लिहाज से भी कौशल विकास करने के लिए भी राज्य सरकार ने व सिंगापुर के बीच में 25 फरवरी 2015 को समझौता हुआ है। शहरी आजीविका मिशन में 1 लाख तक आय वाले बीपीएल श्रेणी में 1 लाख तक के आय वाले परिवारों को भी शहरी आजीविका मिशन में बीपीएल श्रेणी में माना जाएगा और यह आदेश 5 दिसंबर सन 2014 को जारी हुए हैं। और एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना 2008, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 30 अगस्त 2008 को जयपुर में किया गया था और योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को औद्योगिक व सेवा इकाइयों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। फिर जवाहर रोजगार योजना थर्ड, ये वर्ष 1995 और 96 के यह योजना शहरिया क्षेत्र 12 झाड़ोल एवं कोटड़ा तहसील उदयपुर तथा वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में चलाई जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीमांत तथा पिछड़ी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और उनकी जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MNIEGA मनरेगा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA 2 फरवरी 2006 से देश में 200 जिलों में लागू की गई है और इस हेतु संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया और देश में इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया है और सन 2007 और 8 में इसे देश के 130 जिलों में यानी 1 अप्रैल 2007 से 113 और 15 मई 2007 से 17 जिलों में और लागू किया गया है। दिनांक 1/4/2008 से इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है और वर्ष 2009 और 10 में 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महानरेगा या फिर मनरेगा कर दिया गया है। राजस्थान में 10 योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को मकड़ा देव ग्राम पंचायत झाड़ोल उदयपुर में की गई थी और प्रथम चरण में ये राज्य में के 6 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही व उदयपुर में लागू की गई और द्वितीय चरण में 6 अन्य जिलों बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक में 2 मई सन 2007 से लागू की गई है और दिनांक 1/4/2008 से ये योजना राज्य के समस्त जिलों में सहित संपूर्ण देश में लागू हो गई है। तो है इसमें है ग्रामीण क्षेत्र में यह देश की पहली योजना है जिसमें कि काम के अधिकार को कानूनी बनाया गया है। योजना जिस क्षेत्र में लागू है उसी क्षेत्र में के समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र होंगे। वित्त पोषण इसमें केंद्र व राज्य सरकार का 90:10 का योगदान है और इसके तहत हर उस ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का निश्चित वेतन सहित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिसके कि वयस्क सदस्य हाथ से किए जाने वाले अकुशल कार्य करने के लिए भी तैयार होते हैं। रोजगार प्राप्ति हेतु भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आवेदन की दिनांक से 15 दिवस के में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पहले कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर भी दिया जाएगा और यदि उसके बाद रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी और कार्य की मांग फार्म नंबर 6 या फिर सादे कागज पर ही की जाएगी। ये योजना आपूर्ति आधारित न होकर के एक मांग आधारित योजना है और योजना अंतर्गत ही पंचायती राज संस्थाओं विशेष रूप से भी ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका मानी गई है और इस योजना अंतर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा और ग्राम सभा के माध्यम से भी योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गांव के विकास के लिए भी कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर कार्य कराने की अभिशंसा कर सकते हैं। योजना अंतर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को भी प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है और कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। योजना अंतर्गत ठेकेदारों को यथा ऐसे कार्य जो कि मानव श्रम में संभव है उन्हें मशीनों से कराने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। योजना अंतर्गत कार्यस्थल पर बिछाया हेतु शेड, पेयजल, आवश्यक दवाइयां, क्रैच यानी पालनाघर की व्यवस्था होना आवश्यक है। यदि कार्यस्थल पर भी लाए जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी भी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यों का भुगतान भी किया जाएगा।
फिर योजना अंतर्गत मजदूरों को संपादित कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से अथवा 15 दिवस की अवधि में श्रमिक के बैंक खाते या फिर पोस्ट ऑफिस खाते में करना अनिवार्य है। अन्यथा श्रमिक भुगतान में हुए विलंब के लिए भी क्षतिपूर्ति का हकदार होगा और भुगतान को भी आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। पुरुष एवं महिलाओं के लिए भी मजदूरी एक समान होगी और शिकायतों के निवारण हेतु भी जिला स्तर पर भी ओम्बड्समैन के कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना अंतर्गत श्रम और सामग्री का अनुपात 60:40 नियत है। योजना अंतर्गत जल एवं मृदा संरक्षण व वन संरक्षण हेतु भूमि विकास से संबंधित कार्य अनुमत यानी ग्राम सभा द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण, प्रभावी जन अभाव और अभियोग निराकरण प्रणाली, कार्यस्थल पर भी किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर भी कार्यरत श्रमिकों के घायल होने की स्थिति में निःशुल्क उपचार कराए जाने तथा मृत्यु की स्थिति में क्षतिग्रस्त के रूप में 25,000 तक की सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से श्रमिक के साथ में कार्यस्थल पर भी आए बालक के घायल होने पर भी निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। योजना के संचालन हेतु 2 फरवरी सन 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया गया है और इस अधिनियम को 5 सितंबर सन 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और ये विश्व का पहला ऐसा कानून है जिसमें कि व्यापक पैमाने पर मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम के उद्देश्य हैं, एक तो मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में भी कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना और प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी में 1 जनवरी 2014 से वृद्धि की गई है और इसमें मजदूरी रोजगार के जरिए निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ लाभकारी परिसंपत्तियों का सर्जन करना और निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना और सामाजिक असमावेश को अति सक्रिय रूप से भी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं को भी सुदृढ़ करना और फिर अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। पहले तो इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार द्वारा हर साल 100 दिन के रोजगार के लिए भी अधिकृत होगा और पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर ही ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है और जॉब कार्ड रोजगार की मांग के लिए भी पहचान का आधार है और ये जॉब कार्ड कम से कम 5 साल के लिए भी मान्य होगा और उसके बाद में विधिवत सत्यापन के बाद में उसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है और जॉब कार्ड रोजगार के हक वह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा और ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी या फिर अधिकृत व्यक्ति रोजगार के लिए भी लिखित आवेदन के लिए किए जाने पर एक दिनांक युक्त रसीद जारी करेंगे और जिसके एवज में 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य स्तर पर पृथक से इस योजना में सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को जिला कार्यक्रम समन्वयक मनोनीत किया गया है और राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 18/3/2006 को द्वारा किया गया है और मनरेगा दिवस 2 फरवरी 1 अप्रैल 2015 से मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी राजस्थान में 173 रुपए कर दी गई है। प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी में 1 जनवरी 2014 से वृद्धि है। श्रेणी है 1 जनवरी से 13 से प्रभावी रुपए में और 1 जनवरी 2014 से प्रभावी रुपए में। अकुशल श्रमिक 1 जनवरी 13 से प्रभावी 166 है और अब 1 जनवरी 2014 में 189 और अर्धकुशल श्रमिक 176 और है अब 2014 में 199 और कुशल श्रमिक पहले 13 से था 186 और अब हो गया है 2014 में 209 और उच्च कुशल श्रमिक 236 था 13 में और जब है 259 14 में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके प्रश्न है कि प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है इसका 15 जुलाई को। नेक्स्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौशल भारत स्किल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? उत्तर है इसका 15 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है इसका वह 2009 में। और नेक्स्ट राष्ट्रीय कौशल विकास व उद्यमिता नीति कब जारी की गई थी? उत्तर है इसका 15 जुलाई सन 2015 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की स्थापना कब की गई? उत्तर है इसका वर्ष 2009 में। और नेक्स्ट ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? उत्तर है 13 जून सन 2011 को। जैसे राजस्थान में मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन है। उत्तर है इसका 173 रुपए। जैसे राज्य में 2013 और 14 में से प्रारंभ मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना में किस आयु वर्ग के विशेष योग्य जनों को स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर है इसका 18 से 55 वर्ष तक के। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके 24 सितंबर सन 2013 में कौन सी नई योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर है इसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और नेक्स्ट प्रश्न है व्याख्या इसके लिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र में राज्य का अंशदान 75:25 होगा। फिर राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी बीमा कवर प्रदान करने हेतु 15 दिसंबर सन 2014 को जयपुर में प्रारंभ की गई बीमा योजना है। और फिर एक पहला तो महिला बीमा योजना, दूसरा स्वयं सहायता समूह बीमा योजना, और तीसरा आम आदमी बीमा योजना, और चौथा मुख्यमंत्री बीमा योजना। और फिर व्याख्या इसमें योजना में 2,200 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर भी 75,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। उत्तर है इसका संरचनात्मक। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? उत्तर है NSSO। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी कम करने हेतु सर्वाधिक जोर दिया जाता है। उत्तर है स्वरोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करके। नेक्स्ट मनरेगा का संबंध है उत्तर इसका रोजगार से। नेक्स्ट राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना का प्रारंभ किया गया था। उत्तर इसका मई सन 2011 से। और नेक्स्ट राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? उत्तर है इसका विश्व बैंक। और नेक्स्ट है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो पहला तो 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। दूसरा है चयनित परिवारों के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण। और तीसरा है गठित स्वयं सहायता समूह का बैंक शाखा हेतु क्षमता वर्धन। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्य में कब कहाँ और कहाँ की? उत्तर है इसका 3 जून सन 2011 को बांसवाड़ा में। और ऐसे बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु भी कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर है इसका ग्राम सारथी योजना। ऐसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का उद्देश्य है। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है। एक तो बैंक ऋण द्वारा स्वरोजगार के लिए सहायता करना, और दूसरा है सरकारी अनुदान द्वारा आय सर्जित करने वाली संपत्तियों का निर्माण करना, और तीसरा है गरीबों को क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। और नेक्स्ट प्रश्न संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY को किस वर्ष MNREGA में मिलाया गया है? उत्तर इसका 2008 में। नेक्स्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पास किया गया था? उत्तर है इसका सन 2005 में। इससे इनमें से किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? उत्तर है MNREGS मनरेगा इसमें। और नेक्स्ट है MNREGS के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड की वैधता अवधि है। उत्तर है इसका 5 वर्ष। और MNREGS में पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? उत्तर है इसका ग्राम पंचायत द्वारा। और नेक्स्ट है प्रश्न की MNREGS में पंचायत द्वारा पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में पंजीकृत व्यक्ति को उत्तर इसका बेरोजगारी बता दिया जाएगा। ऐसे MNREGS के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों को किया जा सकता है? उपरोक्त सभी को। एक तो जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, दूसरा है सूखा निवारण वन रोपण व वृक्षारोपण, तीसरा मध्यम व लघु इकाई सिंचाई नहरों का निर्माण। और नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM में सहायता का माध्यम होगा। उत्तर है इसका स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? उत्तर है इसका श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। नेक्स्ट है एक बेरोजगार व्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर है इसका जो काम चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। और मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है इसका 2 फरवरी। और नेक्स्ट है औद्योगिकरण के कारण भी गाँवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति का पलायन होने के कारण भी उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी है? उत्तर है इसका औद्योगिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2014 और 15 से राजस्थान शहरी आजीविका मिशन कितने शहरी केंद्र निकायों में प्रारंभ किया गया? उत्तर है इसका 40।
व्याख्या है, यह मिशन राज्य में सभी 33 जिलों मुख्यालयों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहरों किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सुजानगढ़ में मकराना में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? इसमें असंगत है कि प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें कि कार्यकारी जनसंख्या की रोजगार में दिलचस्पी नहीं होती है, ये असंगत है। व्याख्या, प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जबकि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगते हैं और यदि उनमें से कुछ को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य ही होती है। मनरेगा में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है? उत्तर है 33.33%। ऐसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना की कुशल लागत बैंक ऋण के अतिरिक्त कितनी होगी? उत्तर है इसका 870 करोड़ रुपए। ऐसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर है 24 दिसंबर सन 2013 को। ऐसे व्याख्या है, ये योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के SJSRY के स्थान पर लागू की गई है। नेक्स्ट है प्रश्न, मनरेगा में नवाचार को लेकर के राष्ट्रीय पुरस्कार 2 फरवरी 2015 मनरेगा दिवस को राजस्थान के किस जिले को दिया गया है? उत्तर है इसका हनुमानगढ़ को। व्याख्या है, हनुमानगढ़ जिला मनरेगा टीम को भी मनरेगा इनिशिएटिव को लेकर के ये पुरस्कार दिया गया। आजीविका कौशल कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? उत्तर है इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और नेक्स्ट व्याख्या है, इसके लिए अक्टूबर 2014 में अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस योजना में केंद्र व राज्य का 75:25 का योगदान निर्धारित है। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें पंचायत। ग्रामों में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन एवं नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था पंचायत करती है और पंचायत छोटे छोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर भी निपटा देती है और गांव के विकास की जिम्मेदारी पंचायत की होती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है और ऐतिहासिक ग्रंथों में अनुसार ईसा पूर्व में भी हमें पंचायतों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है और उस समय ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्रामीण होता था और अथर्ववेद में ग्रामीण शब्द का उल्लेख भी मिलता है और वहां पर गठित महासभा विश्व कहलाती है। बौद्ध कला में शासन की इकाई ग्राम थी जिसका मुख्य ग्राम सेवक होता था और जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाता था। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा कहा जाता था और मौर्य शासन में भी गांव का शासन ग्राम सभा के द्वारा ही होता था और जिसका कि प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। और दक्षिण भारत में भी चोल शासकों द्वारा भी ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया और मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी और जिसका कि प्रबंध पंचायतों द्वारा ही किया जाता था, जिसका कि मुखिया मुकदम कहलाता था। और आधुनिक भारत में निर्वाचित एवं जनता के प्रति भी जवाबदेह स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रथम बीजारोपण ब्रिटिश शासन काल में सन 1667 में मद्रास नगर परिषद में हुआ था। गवर्नर जनरल व वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने 1880 और 1884 ने सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में जिला बोर्ड ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय शासन को ठोस बुनियादी रखी थी और इस कारण से रिपन को देश में स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। और सन 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था और शपथ 1919 से बंगाल में स्थानीय सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके पश्चात सभी प्रांतों में अधिनियम पारित करके पंचायतों को स्थापना की गई और परंतु उसमें पंचों का चुनाव जनता द्वारा न होकर के सरकार द्वारा मनोनयन द्वारा किया जाता था। राजस्थान में बीकानेर पहली जो है देशी रियासत थी जहाँ की 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। जयपुर रियासत में 1938 में ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया था।